हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में चला दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया और इसकी वजह रही ब्रिटिशर्स की सम्मेलन के माध्यम से भारत और भारतीयों को विभाजित करने की राजनीति। गोलमेज सम्मेलन अवश्य असफल हो गया, लेकिन गांधी जी की ब्रिटेन यात्रा बेहद सफल रही। उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन से इतर पूरे इंग्लैंड का दिल जीत लिया। वाइसरॉय के आमंत्रण पर लंदन पहुंचे गांधी जी के लिए ब्रिटिश शासन ने सम्मेलन में आए अन्य प्रतिनिधियों की तरह आलीशान जगह पर रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन गांधी जी ने लैंकाशायर के मिल मजदूरों के बीच रहने की इच्छा जाहिर की। आपने कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिनिधियों की तरह मेरे रहने की विशेष व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। लेकिन मैं हरिजन बस्ती में रहने का आदी हूँ। मुझे आपकी रहने की ये विशेष व्यवस्था रास नहीं आएगी। मेरे रहने की व्यवस्था आप लंकाशायर की मिल के पास कर दे तो मेरा मन लग जाएगा। ऐसा मैंने लिखा है एक जगह पे कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसकी बहुत चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन दरअसल में जो हुआ वो तो कॉन्फ्रेंस के बाहर हुआ और बाहर गांधी ने पूरा इंग्लैंड जीत लिया। जिस तरह इंग्लैंड के समाज ने गांधी को हाथों हाथ लिया उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं करता था। वही दौर था जब पहली बार रेडियो से गांधी जी ने अमेरिका को एड्रेस किया। वो सारी योजना वहाँ बनी कि गांधी अमेरिका नहीं जा पाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम रेडियो के माध्यम से तो अमेरिका को एड्रेस करें। तो रेडियो के इस्तेमाल करके गांधी जी का पहला एड्रेस हुआ पश्चिम को, आप कह सकते हैं। गांधी जी की बातों का जादू कहें या फिर उनके व्यक्तित्व की सच्चाई और सरलता। लंकाशायर के जो मजदूर गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के कारण बेरोजगार हो गए थे, वो गांधी जी के साथ नाच गा रहे थे। यही नहीं, गांधी जी को भारत के मजदूरों के हालात सुधारने के लिए चंदा तक दे रहे थे। ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छपी गांधी जी की लंकाशायर के मजदूरों के साथ मेल मिलाप वाली तस्वीर ने ब्रिटिश शासन को बेचैन कर दिया। गांधी जी ने वहीं लंदन से ही रेडियो के माध्यम से अमेरिका को संबोधित कर ब्रिटिश शासन की इस बेचैनी को और बढ़ा दिया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से अधिक गांधी जी के व्यक्तित्व और पहनावे की चर्चा हो रही थी। लंदन का हर एक बड़ा पत्रकार उनका साक्षात्कार लेना चाहता था। इंग्लैंड के नामी पत्रकार एडमंड डिमिटर भी उनमें से एक थे। जाने माने एक्टर चार्ली चैपलिन भी गांधी जी से मिलने वालों में थे, लेकिन जॉर्ज पंचम द्वारा बकिंगम पैलेस में गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित डिनर में गांधी जी को बुलाया जाए या नहीं, इसको लेकर वाइसरॉय के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई।
यह असमंजस गांधी के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को लेकर तो था ही, जिससे जॉर्ज पंचम नाराज थे, उससे ज्यादा उनके पहनावे को लेकर था। कुछ लोगों को मेरा ये पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूं। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन के लोग भारत जाते हैं तब क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं, जबकि उनकी वो पोशाक भारत की आबो हवा के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि सारे राष्ट्र प्रमुखों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए सरकार ने इंतजाम किया था। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो हरिजन बस्ती में रहता हूँ, तो वहाँ भी मजदूरों के बीच में रहना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो उनके दिमाग में प्रश्न बना हुआ था कि लंकाशायर के मजदूर जो हैं, जो गांधी के स्वदेशी आंदोलन के कारण मिलें बंद होने से बेरोजगार हो गए थे वहाँ, उनके बीच में मैं जा सकूँ। और अंग्रेज़ सरकार को लगता था कि भाई उनके बीच में जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, सारे मजदूर नाराज़ हैं, काम ख़त्म हो गए हैं, बेरोजगारी फैल गई है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो उनके ही बीच जाना चाहता हूँ। और एक इंग्लैंड आश्चर्य से देखता है एक दिन कि बड़ा सा फोटो छपा है अखबार में, जिसमें सारे मजदूरों के साथ नाच रहे हैं गांधी जी, डांस में हिस्सा ले रहे हैं। मजदूरों को उन्होंने समझाया कि मेरे कारण तुम्हारी नौकरी नहीं गई है, तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि तुम्हारे मिलों के कारण हमारे करोड़ों लोग रात दिन भूखे मर रहे हैं। कोई ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए दुनिया में जो एक दूसरे को लूट कर नहीं चलती हो। एक दूसरे को सहायता करने वाली दुनिया अगर हम नहीं बना सकेंगे तो कभी तुम तो कभी हम तो कभी वो मारे जाएंगे। ये बात गांधी उनको समझाते हैं, और ऐसा समझाते हैं कि वो सारे लोग गांधी जी के साथ एक खास तरह का रिश्ता अनुभव करने लगते हैं। बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं गांधी जी को आपके काम के लिए। बहरहाल जॉर्ज पंचम द्वारा गांधी जी को डिनर के लिए आमंत्रित किया गया और गांधी जी अपनी उसी लंगोट में उस डिनर में शामिल भी हुए। जॉर्ज पंचम ने गांधी जी को उनके देश के विरुद्ध आंदोलन ना करने की सख्त हिदायत दी। जॉर्ज पंचम की इस हिदायत को गांधी जी ने मुस्कुराकर टाल दिया, लेकिन वहां मौजूद वायसराय का हलक सूख गया। उन्हें लगा कि जॉर्ज पंचम के ऐसा कहते ही कहीं गांधी जी बकिंघम पैलेस में ही अनशन शुरू न कर दे। गांधी जी ने बकिंघम पैलेस में तो नहीं, लेकिन भारत आकर स्थगित कर रखा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से छेड़ दिया। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिशर्स की विभाजन की रणनीति अपनाया जाना तो था ही, गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का पालन न करना भी था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से फिर से देश में गांधी इरविन से पहले वाली चेतना लेकर आए। सविनय अवज्ञा पार्ट 2 के माध्यम से गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा तूफान खड़ा कर पाते कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के यरवड़ा जेल में डाल दिया गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक चुनाव की घोषणा कर दी, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धों के साथ साथ अनुसूचित जातियों के लिए भी अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही ऐसी किसी भी व्यवस्था के लागू होने पर अनशन की चुनौती दे चुके थे। गांधी जी की चेतावनी को दरकिनार कर ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पुरस्कार के जरिए दलितों के लिए भी अलग अलग निर्वाचन के अधिकार तय कर दिए। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने प्राण जाने तक अनशन करने की घोषणा कर दी। एक व्यवस्था बना दी जाए जिसमें दलित लोग ही दलितों को वोट देंगे, सवर्ण उसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा तब तो ये कानूनन
इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, मतलब इनकी पहचान मजबूत हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए दलित ही रह जाएंगे। तो ये सारा जो सुधार का आंदोलन चला है भारत में, जिसमें बुद्ध से लेकर अभी तक, और आज मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा आंदोलन झूठा पड़ जाएगा। ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? भारतीय समाज का ये कमज़ोर हिस्सा मजबूत बने, इसको न्याय मिले, इसको आगे लाया जाए और ये पूरे समाज का एक हिस्सा बन जाए, इसकी रणनीति बनानी है। इसकी नहीं बनानी है कि इसको एक ब्रांडेड करके रख दिया जाए और इसके नाम पे पॉलिटिक्स करने वाले, राजनीति करने वाले लोग आगे बढ़ जाएं। उनका ये मैं नहीं होने दूंगा। और कहकर वो निकले वहाँ से गोलमेज कॉन्फ्रेंस से कि जिस दिन सरकार ये करना चाहेगी उस दिन आखिरी जान लगाकर मैं इसका विरोध करूँगा। इसलिए जब वो पुणे में गिरफ्तार हैं, उस समय सरकार ने अचानक ही ये घोषणा कर दी और बहुत छोटी सी 4 लाइन की खबर अखबार में छपी कि सरकार सेपरेट इलेक्टोरेट करने जा रही है। वो खबर गांधी जी ने पढ़ी और वायसराय को पत्र लिखा कि अगर आपको याद होगा तो मैं इंग्लैंड से ये कहकर आया था, आज मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आप ये करने जा रहे हैं, इसका मैं जान दे करके भी विरोध करूँगा और इस विरोध का रास्ता मेरा उपवास होगा। तो सरकार को जैसे गांधी जी की तरीके थे कि वो सबसे पहले सूचित कर देते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो सूचना दे दी उन्होंने और उसके बाद ये अनशन शुरू हुआ। गांधी जी के यरदा जेल में अनशन करने का समाचार जंगल की आग की तरह पूरे देश भर में फैल गया। देश भर के लोग गांधी जी के समर्थन में जेल के बाहर अनशन पर बैठने लगे और जो अनशन पर नहीं बैठे वो आंदोलन करने लगे, क्योंकि देश को लगने लगा था कि संभवतः इस बार का अनशन गांधी जी का अंतिम अनशन भी हो सकता है। पूरा देश बेचैन हो गया और गांधी जी के इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य भी परेशान हो गया। इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी गांधी जी से मिलने और मिलकर अनशन तुड़वाने का दबाव पड़ने लगा। गांधी जी के आमरण अनशन का असर ये था कि लोगों ने अपने अपने घरों में चूल्हा जलाना छोड़ दिया था, काम पर जाना छोड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार के साथ साथ डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर पर भी चारों ओर से भारी दबाव पड़ रहा था और इस भारी दबाव के बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यरवड़ा जेल पहुंचे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। बहुत प्रतीक्षा करवाई, आइए बैठिए तो सही। सारे देश को चिंता में डालकर आप इस हालत में मुस्कुरा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपको देखकर मेरी हालत अच्छी जो हो गई। विराजिए तो सही। लेकिन आपने सोचा है आपकी इस जिद के कारण हम अछूत लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश बड़े नुकसान से बच जाएगा। हरिजन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल हरिजन भाइयों को देकर अंग्रेजी हुकूमत हमारी एकता को कमजोर करना चाहती है। पहले उन्होंने हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर हिंदू सिख में बांटने का प्रयास किया। अब हरिजन भाइयों को 2 वोट देने का अधिकार देने के नाम पर उन्हें देश से अलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो हमें छूना तक पाप समझते हैं, और आपका ये अनशन ऐसे लोगों को बल देगा। आप सत्याग्रही नहीं बल्कि उन ऊंची जातियों के नुमाइंदे बनकर महापाप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जितना अत्याचार आप लोगों पर हुआ है उसके सामने आपका ये क्रोध कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि आप और आपका पूरा समाज अपने साथ हुए अत्याचार का प्रतिशोध मुझसे ले लें।
मुझे मारे, मुझे प्रताड़ित करे, और जब मुझे प्यास लगे तो उसी तरह जिस तरह आप लोगों को पानी तक को हाथ लगाने नहीं दिया जाता, उसी तरह मुझे भरी प्यास में भी पानी से वंचित रखे। आप वंचितों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण क्यों मांगते हैं? सारा देश उनके लिए मांग ले। डॉक्टर साहब, बस एक ही विनती करता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत की चाल में आकर अपनी एकता को कमजोर न होने दें। गांधी जी, आप अपना ध्यान रखें। देश को आपकी आवश्यकता है। देश को आपकी मुझसे ज्यादा आवश्यकता है। विशेष रूप से वंचितों को आप उन्हें जगाएं, शिक्षित करें और अपनी तरह सबल बनाएं, और बताएं कि यह देश अगर शरीर है तो सब इस देश की आत्मा है। अंबेडकर ने शुरू में तो एक ही रुख रखा था कि गांधी जी की जान भले चली जाए, लेकिन मैं इस विषय में बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन अंबेडकर ही नहीं थे सिर्फ, जो इसको आप हरिजन या दलित या पिछड़ा समाज कहते हैं, हरिजन ही उसके, अंबेडकर ही उसके नेता नहीं थे, उसके बहुत सारे नेता थे। अंबेडकर कभी भी दलितों के एकमात्र नेता नहीं हुए, उस समय भी नहीं थे। सबसे मजबूत स्थिति अंबेडकर की महाराष्ट्र में महार जातियों के बीच में थी, जिसके वो प्रतिनिधि थे। तो बहुत सारे दलित नेताओं ने आवाज़ उठाई कि नहीं, गांधी जी से बातचीत होनी चाहिए, और अगर वो जान देने की बात कर रहे हैं तो ये हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनकी जान बचाने के लिए बातचीत होनी चाहिए। तो सवर्ण समाज की भी और दलित समाज का भी ऐसा दबाव पड़ा कि अंबेडकर को बातचीत के लिए आना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को एक निर्णायक मोड़ आया, जब पूना समझौते पर 23 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन उनके बेटे ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। मदन मोहन मालवीय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में थे। गांधी जी की बात सत्य निकली और सांप्रदायिक पुरस्कार से आगे बढ़कर दलित वर्गों के लिए मूल रूप से आवंटित 80 सीटों की बजाय 148 सीटें आवंटित कर दी गई। हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सांप्रदायिक पुरस्कारों के पक्ष में थे, लेकिन जनमानस की खातिर वो पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। बातचीत के दौरान जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी है, वो एक एक मुद्दे की चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंबेडकर बहुत ही समझदार, पढ़े लिखे, होशियार राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे हिसाब लगाया कि गांधी जी जो प्रस्ताव दे रहे हैं, इस प्रस्ताव में तो अंग्रेजों के प्रस्ताव से दुगुने से भी ज़्यादा सीटें हमको मिल रही हैं। तो जो अंग्रेजों ने रिजर्वेशन का जो फार्मूला बनाया था, गांधी जी तो उस फार्मूले से बहुत आगे चले गए, और ये भी कह दिया उन्होंने कि इतना आखिर नहीं है, मैं तो इससे भी आगे जाने को तैयार हूँ। तब जाकर के ये समझौता स्वीकार्य हुआ। बारीकी में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि गांधी जी के साथ बातचीत करना आसान काम नहीं था। वो अंबेडकर को सामाजिक न्याय के ऐसे ऐसे पहलू खोल कर रखते हैं कि अंबेडकर निरुत्तर हो जाते हैं किसका क्या किया जाए। और वो कहते हैं कि इस कोशिश में कि इनको सामाजिक न्याय मिले, किसी की भी हैसियत ऐसी नहीं बनने देनी चाहिए कि वो इस वर्ग को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकें, तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए। तो अंबेडकर तो निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिक्स के हिसाब से एक ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी समाज के हिसाब से इसकी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो नजरिया का भेद है। ये 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे
पूना के यरवड़ा जेल में पूना समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन इस समझौते के माध्यम से गांधी जी का अनुसूचित जातियों को देश की मुख्य धारा में लाने का जो विचार था, वो उस रूप में फलीभूत नहीं हो पा रहा था जैसा कि गांधी जी चाहते थे। वजह ये थी कि कागज पर हुए इस समझौते को मूर्त रूप देने के लिए कोई तैयार न था। गांधी जी ने दलितों के मध्य जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और दलित हित चिंतकों से भी यात्रा में सम्मिलित होने का आह्वान किया, लेकिन इस यात्रा में सम्मिलित होना तो दूर, पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों ने धीरे धीरे इस समझौते से किनारा करना शुरू कर दिया। पूना पैक्ट करके जिसको आज हम कहते हैं, पूना करार जिसको कहते हैं, वो करार भी हो जाते हैं। उस पर कांग्रेस के लोगों के दस्तखत हैं, सारे दलित समाज के दस्तखत हैं, अंबेडकर के दस्तखत हैं, मालवीय जी के दस्तखत हैं। गांधी जी उसमें दस्तखत करने वाले तो नहीं हैं, लेकिन वो सारा समझौता तो गांधी के इर्द गिर्द ही हुआ है। उस समझौते के बाद जो पहली चीज़ राष्ट्र के सामने आती है वो ये आती है कि गांधी कहते हैं कि समझौते को कागज से उतार कर दिल तक पहुंचाना है। कागज पर समझौता हुआ है, समाज तो कहीं दूसरी जगह खड़ा है। समाज में कौन जाकर कहेगा कि ये लड़ाई लड़नी है? कहते हैं मैं हरिजन यात्रा पर निकल रहा हूँ। सबको कहते हैं, जितने लोगों ने उसका समर्थन किया है वो सब लोग हरिजन यात्रा के लिए पूरे देश में फैल जाएं। सवर्ण और हरिजनों के बीच में कैसे पुल बनेगा, कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, इसकी कोशिश करनी है। मैं आज भी कह रहा हूँ तो मुझको बहुत ग्लानि हो रही है मन में कि उस पूरी हरिजन यात्रा में एक भी आदमी जिसने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया था शामिल नहीं होते हैं। अंबेडकर भी शामिल नहीं होते हैं। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होता है। हिंदू महासभा के शामिल होने का तो सवाल ही नहीं है। वो लंबी 3 महीने से भी कुछ अधिक की यात्रा जो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें किसी दिन भी गांधी की हत्या हो सकती है, उस पूरे दौर में गांधी अकेले पूरा देश घूम जाते हैं। हरिजन यात्रा करते हुए कोई भी शामिल नहीं होते हैं। और समझौते के तुरंत बाद एक एक करके लोग उस समझौते से बाहर भी निकलने लगते हैं। अंबेडकर भी निकल जाते हैं, कहते हैं मुझको मान्य नहीं है समझौता। समझौता तो आपने ही किया था, आपके दस्तखत हैं उस पर। मान्य नहीं था तो समझौता करने की जरूरत नहीं थी। पूना पैक्ट दो विपरीत विचारों के बीच टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी का सामाजिक और आध्यात्मिक माध्यमों से जाति सुधार पर जोर था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जाति को राजनीतिक मुद्दे के रूप में संबोधित करने पर जोर था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा भी कि दलित वर्गों की समान भागीदारी के बिना राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी है। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।
राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।